तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगर आप 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसका हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने आपको मॉडल पेपर, वो भी किसमें, बोर्ड की कॉपी में सॉल्व करने का प्रयास किया और आपको एकदम बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया हुआ है। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ पर कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, जो कि आपके लिए मॉडल पेपर है 346 जीई मॉडल पेपर है, जिसका हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का सलूशन हमने आपको इसमें दे रखा है। तो आप सभी को बस हमारे साथ जुड़े रहना है और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाए रखना है, क्योंकि इसमें हमने आपको पूरा का पूरा सलूशन करवा रखा है। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? यस की एम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप सभी को वहाँ पर भी जाना है और पीडीएफ को डाउनलोड करके भी अच्छी तरीके से पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? खंड अ की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1 का क। ठीक है, खंड अ में प्रश्नोत्तर नंबर 1 के क की बात करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? यह फोकस दूरी का उत्तल लेंस कितना? यफ फोकस दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। ठीक है, कितना? f दूरी का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के संपर्क में रखा जाता है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। तो जब इस प्रकार से उसको रखेंगे तो यानी कि f फोकस दूरी वाला का उत्तल लेंस 2f फोकस दूरी वाले अवतल लेंस में संपर्क में रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होगी? -2f + 2f + 3f और 2f/3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों? अगर यहाँ पर आंसर इसका निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? बराबर f, अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर 2f। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र होगा 1/f बराबर 1/f + 1/-2f। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/f - 1/2f। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1/F बराबर 2 - 1/2 स्मॉल f बराबर 1/2f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 2 स्मॉल f। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? f बराबर 2f। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हम 2024 बोर्ड में टॉप करें, अभी आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी पढ़ाई कराई जाएगी एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में, किसमें? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति v, जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के प्रयोग में क्या? आपतित प्रकाश की आवृत्ति v तथा जिसकी निरोधी विभव v के बीच, यानी कि जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है v और निरोधी विभव कैपिटल V के बीच जो खींचे गए ग्राफ की ढलान होगी वह क्या होगी? ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, h, E/h, h/e, v/v। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के आपतित प्रकाश, ठीक है, की आवृत्ति v तथा निरोधी विभव स्मॉल v के मध्य जो ग्राफ है, यह आपको ग्राफ बन रहा होगा v0 और v के बीच में। ठीक है, h/e। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? m बराबर h/e। तो आगे चलिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? E बराबर क्या हो जाएगा? स्मॉल w + KEMX। क्या? KEMX, यानी कि KE मैक्सिमम होगा आपका। ठीक है, तो KE मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा? EV0 बराबर HV बराबर Hν0 HV0 + EV0। तो EV0 बराबर HV - HV0, V0 बराबर h/v - h/EV0। y बराबर क्या हो जाएगा? mx + c से तुलना करने पर तो m बराबर क्या हो जाएगा? h/e। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है क्वेश्चन? ध्यान दीजिएगा कि प्रदर्शित पीएन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत प्रदर्शित करेगा?
क्या करेगा, प्रदर्शित पी एन संधि डायोड में कौन सा अग्र अभिनत है, अग्र अभिनत कौन सा है। तो ये क्या हो जाएगा, पी एन अग्र अभिनत -10 वोल्ट, एन पी -10 वोल्ट, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर एन पी, ठीक है, पश्च अभिनत आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद पी एन प्लस बी, ठीक है, आपके लिए हो जाए +10 वोल्ट। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका ए नंबर होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अग्र अभिनत की कंडीशन में क्या होगा, ये प्लस होगा, पी वाला जो होगा पॉजिटिव जुड़ा होगा और जो एन होगा नेगेटिव जुड़ा होगा, तब ये क्या होगा, अग्र अभिनत होगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु आवेशों के बीच, क्या, दो बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। कितना, F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है यदि आवेशों को K परावैद्युत के माध्यम में रख दिया जाए, तब यह बल होगा। ठीक है, तो A बराबर क्या हो जाएगा, KF, या B बराबर K/F, C बराबर F, या D बराबर F/K। तो आंसर क्या हो जाएगा, माध्यम में बल क्या हो जाएगा, निर्वात में बल बटा माध्यम में परावैद्युतांक। तो Fm बराबर क्या हो जाएगा, इस कैपिटल F/कैपिटल K। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। एक गंगा की बात करें, देखिए सारे क्वेश्चंस आपको आंसर सहित हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो आप सभी लोग बस अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है, एक गंगा की बात करेंगे, यल लंबाई के तार को, किसको, यल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। किसमें, यल लंबाई के तार को वृत्ताकार कुंडली में मोड़ा जाता है। तो कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करने पर, किसमें, कुंडली में वैद्युत धारा I प्रवाहित करने पर केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है क्या होगा, μ0 पाई I/L, 2μ0 पाई I/L, या μ0 I/2L, या μ0 पाई I/2L। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे निकालेंगे। तो प्रश्नानुसार माना कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r है, तब कुंडली की परिधि तार की लंबाई अर्थात 2πr बराबर L। तो r बराबर क्या हो जाएगा, L/2π। कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 I/r। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, μ0/2 I/L/2π, यहाँ से क्या हो जाएगा 2π μ0 I/2L बराबर क्या हो जाएगा पाई μ0 I/L। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, यदि λ1 व λ2 तथा λ3 क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगे की तरंग दैर्घ्य निरूपित करती हूँ, तब यहाँ पर देखेंगे जो λ1 है, λ2 है और λ3 है, क्रमशः दृश्य प्रकाश एक्स किरणें तथा सूक्ष्म तरंगे, यानी λ11 क्या प्रदर्शित करेगा, दृश्य प्रकाश प्रदर्शित करेगा, λ2 क्या प्रदर्शित करेगा, एक्स किरणें करेगा, तथा यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों सूक्ष्म तरंगे वो λ3 प्रदर्शित कर रहा है कि जो तरंग दैर्घ्य निरूपित होगी क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, जो होता है यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होती है, रेडियो तरंगे होती है, उससे कम माइक्रो तरंगे, उससे कम अवरक्त विकिरण, उससे कम दृश्य प्रकाश और उससे कम परावैंगनी किरणें, उससे कम एक्स किरणें, उससे कम गामा किरणें। तो यहाँ पे कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य निरूपित हो तब, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सूक्ष्म तरंगे, दृश्य तरंगे और यक्ष किरणें। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको लिख लेना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी है। तो अगर यहाँ से आंसर देखें तो λ3 इज लेस देन λ1 इज लेस देन एक्स किरणें, तो यहाँ से सी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न। चलिए आगे आपको बताते हैं, क्वेश्चन देखिए खंड ब से आ गया, प्रश्नोत्तर नंबर 2 के क की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 का क देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ते भी रहिए, समझते भी रहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्टली मिलने वाले हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में भी आने वाले हैं। ठीक है, क्या है प्रश्नोत्तर नंबर 2 का क। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, जर्मेनियम को कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है। जो जर्मेनियम है ना, उसको कैसे पी प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा, जब जर्मेनियम अथवा सिलिकॉन, जो जर्मेनियम है इसमें सिलिकॉन भी मिला सकते हैं, ठीक है, कि क्रिस्टल में, क्रिस्टल का मतलब एक उसकी संरचना होगी, ठीक है, जो का क्रिस्टल संरचना है, उसके क्रिस्टल में
एक इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के सहसंयोजक बंध को तोड़कर, जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के सहसंयोजक बंध को तोड़कर मुक्त होता है तो उस परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। उस परमाणु में क्या हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इसके फलस्वरूप परमाणु में जो स्थान रिक्त हो जाता है उसे कोटर कहते हैं। जो इसमें स्थान आपका रिक्त हो जाता है उसे क्या कहेंगे, कोटर कहते हैं। इस प्रकार कोटर के चालन से ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो कोटर का चालन है इससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह त्रिसंयोजकता वाले तत्व Al, ठीक है, क्या कह रहा है, यह त्रिसंयोजकता वाले तत्व Al अपद्रव्य के रूप में मिलाने पर चालन संभव होता है। इसमें क्या होगा, अपद्रव्य मिलाने पर जो चालन है वो संभव होगा। ठीक है, ये आपके लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2 के ख की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है। नाभिकीय विखंडन में जो श्रृंखला अभिक्रिया है वह क्या होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। जो यूरेनियम है ना उस पर क्या की जाती है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है। तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक 2 लगभग बराबर खंडों, यानी जो हमारा प्रत्येक यूरेनियम का जो नाभिक है 2 लगभग बराबर खंडों, ठीक है, खंडों यहाँ पे अच्छी तरीके से समझेंगे, यहाँ पर खंडों में विखंडित हो जाता है। ठीक है, और तथा इसके 2 लगभग, ध्यान दीजिएगा, तथा नाभिक 2 लगभग बराबर खंडों में विखंडित हो जाता है। जो नाभिक है 2 लगभग बराबर खंडों में क्या हो जाता है, विखंडित हो जाता है। इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा व 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। इसके साथ ही क्या होता है, बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और उसके साथ ही साथ क्या निकलता है, 2 या 3 नए न्यूट्रॉन भी निकलते हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रॉन अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर, जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, जब इन्हें अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है तो ये अन्य यूरेनियम नाभिक को भी इसी प्रकार विखंडित कर सकते हैं। ठीक है, ये भी विखंडित करने का गुण रखेंगे, जो टूटेंगे वो भी कर रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार के नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार चालू होने पर स्वतः चालू रहती है। जो एक बार चालू हो जाती है तो स्वतः ही क्या रहती है, चालू रहती है, तब तक कि समस्त यूरेनियम समाप्त नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे क्वेश्चन, देखिए क्या है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तब, यदि प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान है √2 एम्पियर हो तब धारा का शिखर मान क्या होगा। जो धारा है उसका शिखर मान क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान IRMS √2a है। तब IRMS बराबर I0/√2 से प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है I0 IRMS इंटू √2, यानी कि √2 इंटू √2 बराबर 2 एम्पियर के बराबर आपका आंसर होगा। ये कैसे होगा एक बार फिर से आप समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS हमको दे रखा है √2। ठीक है, तो यहाँ से IRMS और ये √2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आपको बताते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। क्वेश्चन देखेंगे क्या है, परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोग को लिखिए। तो परावैंगनी किरणों के किन्हीं 2 उपयोग को आपको लिखना है। ठीक है, पहला अदृश्य लिखाई। अदृश्य लिखाई का मतलब कि ऐसी लिखावट जिसको आप देख नहीं सकते, यानी कि उसको जलाने पर ही प्रतीत होगी आपको। नकली दस्तावेज, नकली दस्तावेज बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अंगुली के निशान का पता लगाने में, किसका, अंगुली के निशान का जो पता लगाते हैं ना, परावैंगनी किरणों के माध्यम से ही पता लगाते हैं। खाद्य वस्तुओं के संरक्षण तथा जल के शोधन में, किसमें, खाद्य वस्तुओं के संरक्षण तथा जल के शोधन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, तो यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली 2 अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि, यदि हम क्या करें,
यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे से लंबवत रहें, क्या रहें, तीनों एक दूसरे से क्या रहें, लंबवत रहें, तब यदि पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा और बीच वाली अंगुली धारा I की दिशा बताती है तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल F की दिशा को बताएगा। तो यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से लिख लेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दो कक्षा देखेंगे। 1 फैराड वैद्युत धारिता वाले गोली चालक दिशा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। किसमें? 1 फैराड वाले वैद्युत धारिता वाले गोलीय चालक दिशा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात है एक गोली चालक की जो वैद्युत धारिता है C बराबर क्या है, 1 फैराड है। माना गोली चालक की त्रिज्या कैपिटल R है, तब गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R, यानी कि R इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 मीटर। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, खंड स की बात करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 के क की बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए क्या है, बोर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि, किसकी सहायता से, बोर मॉडल की सहायता से सिद्ध कीजिए कि किसी परमाणु के भीतर, किसके भीतर, किसी परमाणु के भीतर किसी अस्थायी कक्षा की परिधि, किसी अस्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के द्विबौगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोर मॉडल के अनुसार, किसके अनुसार, बोर मॉडल के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई, समीकरण नंबर 1, जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, तथा द्विबौगलित अवधारणा में इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर स्मॉल h/mv या mv बराबर h/लैम्डा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से mv का मान रखने पर क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 1 से mv का मान, mvr का मान, यानी कि mv बराबर क्या हो जाएगा, nh/2 पाई r हो जाएगा, क्योंकि r नीचे चला आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, mv बराबर क्या होगा, nh/2 पाई r, तो यहाँ पे रखेंगे h/पाई r बराबर nh/2 पाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो mv अपान यहाँ पर h/लैम्डा है। ठीक है, कितना है, h/लैम्डा है। ठीक है, तो यहाँ से मान रखेंगे h/लैम्डा इंटू r बराबर nh/2 पाई, यानी कि h लैम्डा बराबर 2 पाई hr, यानी कि n लैम्डा बराबर 2 पाई r। ठीक है, तो अतः अस्थायी कक्षा की परिधि उस कक्षा के संगत इलेक्ट्रॉन के द्विबौगली तरंगदैर्घ्य के पूर्ण गुणज में होती है। ठीक है, क्या होती है, पूर्ण गुणज में होती है। ठीक है, आपको ये लिख देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए हमने बहुत बार बार पढ़ा रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार बता रखा है, तो आप लोग पिछली जो मॉडल पेपर है उसको भी देखिए। ठीक है, क्या है, किसी धातु प्लेट पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति, मान लीजिए कोई हमारी क्या है, धातु की प्लेट है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर, क्या करने पर, 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो उत्सर्जित यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आइंस्टीन के प्रथम वैद्युत समीकरण से, क्या हो जाएगा, आइंस्टीन के प्रकाश के वैद्युत समीकरण से क्या हो जाएगा, E बराबर hv0 प्लस ई मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा, hv बराबर hv0 प्लस के मैक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर के ई मैक्स बराबर hv माइनस v0 या के ई बराबर hv माइनस 5, समीकरण नंबर 1। अब प्रकाश की आवृत्ति 2 गुनी बढ़ाने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के ई डैश 2hv माइनस 5 या के ई डैश बराबर hv प्लस hv माइनस 5, समीकरण नंबर 1 से
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः गतिज ऊर्जा hv क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, तांबे के 3 तारों के द्रव्यमान, मान लीजिए तांबे के 3 तार हैं जिनका द्रव्यमान दे रखा है 1,3,5 के अनुपात में तथा उनकी जो लंबाइयां हैं 5:3:1 के अनुपात में हैं, उनके वैद्युत प्रतिरोधों में क्या अनुपात होगा, उनकी जो वैद्युत प्रतिरोध हैं उसमें क्या अनुपात होगा, ये आपको बताना है। ज्ञात है तांबे के 3 तारों का द्रव्यमान m1:m2:m3, यहाँ आपको बीच में लिखना होगा m2 ठीक है m3 बराबर 1:3:5 और उनकी लंबाइयाँ L1:L3 तो 5:3:1 ये आपको दे रखा है या ज्ञात है, क्वेश्चन नहीं दे रखा है। माना तार की लंबाई L1 क्षेत्रफल A तथा आयतन V हो तब तार प्रतिरोध कैपिटल R बराबर रो स्मॉल l/a तथा घनत्व स्मॉल d बराबर कैपिटल M/v बराबर क्या हो जाएगा, V का मान कितना होता है AL। ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल इंटू एरिया, लंबाई जो होती है ना वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो M/AL से क्या हो जाएगा, कैपिटल A बराबर कैपिटल M/dl। ठीक है, तो तब R इक्वल टू रो L/A से A का मान कितना दिख रहा है, M/dl दे रखा है, यहाँ पे रख देंगे। तो रो इंटू डी इंटू L²/M, जहाँ रो इंटू डी क्या है, एक नियतांक है। इसी प्रकार R1:R2 क्या हो जाएगा, L1²/M1/L2²/M2/L3 तो यहाँ क्या हो जाएगा 25/1/9/3/1/5 तो क्या हो जाएगा 25/1 × 5 3 × 5 यानी 1 सब में 5 का क्या कर दिया, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो जाएगा R1:R2:R3 बराबर क्या हो जाएगा 125:15:1। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। खंड द की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नोत्तर नंबर 4 का क देखिए, नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार अलग है। देखिए जो संलयन होता है ना, जो तत्व टूटते हैं अपने साथ 2 और को जोड़ते हैं, और जो विखंडन होता है ना, एक तत्व टूटता है उससे कई तत्व और टूटते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद कर लेनी है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, यह क्रिया नाभिकीय विखंडन से किस प्रकार से भिन्न है, प्रकृति में नाभिकीय संलयन का एक उदाहरण दीजिए। तो ये भी क्वेश्चन हमने आपको बहुत बार बता रखा है, इसको आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं क्योंकि सारे सिंपल क्वेश्चन आपको कहीं पर खोजने पर भी मिल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 4 के ख की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्न प्रदर्शित परिपथ की सहायता से धाराएं I1, I2 और I3 कि I1, I2, I3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए I है, I1, I2, I3, ध्यान से फिगर को देख लीजिए। यहाँ पर 20 वोल्ट आपको मिलेगा टोटल जो सोर्स वोल्टेज है, और यहाँ पर 100 ओम। ठीक है, यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 100 ओम, 50 ओम, 50 ओम, 150 ओम। ठीक है, यहाँ D2 व D3 अग्र वायस यानी फॉरवर्ड वायस हैं, जबकि D1 पश्च वायस है, अतः D1 में कोई धारा नहीं बहेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 20 वोल्ट होगा ही। ठीक है, अच्छी तरीके से आपको पता है। ठीक है, चलिए निकालते हैं I2। पहले क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि I2 क्या हो जाएगा V/RD2 + 50, इसको सॉल्व करेंगे 0.2 एम्पियर। I3 की बात करेंगे तो V/RD3 + 150 क्या हो जाएगा 20/50 + 150 यानी 0.1 एम्पियर। I1 की बात करेंगे V/RD1 + 50 बराबर 20/∞ + 50 बराबर 0। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, जब एक धातु पृष्ठ पर किस पर
जब एक धातु पृष्ठ पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, कितना लैम्डा तरंग दैर्ध्य का क्या होगा, एक वर्णीय प्रकाश आपतित होता है, तब प्रकाश वैद्युत धारा लिए, यानी जो प्रकाश वैद्युत धारा है इसके लिए क्या होगा, निरोधी विभव 3 वोल्ट होगा। निरोधी विभव इसके लिए क्या होगा, 3 वोल्ट होता है। इसी पृष्ठ पर तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर, इसी पृष्ठ पर क्या होगा, तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपका, अच्छी तरीके से समझेंगे। ये आपका 20 वोल्ट हो जाएगा 100 ओम। यहाँ से इस तरीके से फिगर आपको बनेगा, ये आपको पैरेलल दिख रहे होंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या निकल जाएगा, 200/3 + 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 500/3 ओम, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, यानी कि 200/500/3 बराबर क्या हो जाएगा, 60/500 बराबर 0.12 एम्पियर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ए व बी के मध्य जो विभवांतर है V = I × R100। ठीक है, 0.12 एम्पियर × 100। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट आपका इसका आ जाएगा मान, यानी ए और बी के बीच जो विभवांतर होगा इतना आ जाएगा। यही विभवांतर सी और डी और ई एफ के मध्य होगा। ठीक है, यही आपको निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 4 के घ की बात करेंगे। 4 का घ देखिए क्या है, एकल स्लिट के विवर्तन प्रतिरूप में केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई किन कारकों पर निर्भर करती है। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश का तीव्रता विभाजन चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की जो चौड़ाई है, चौड़ाई क्या हो जाएगी, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई के लिए दोनों ओर प्रथम ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई का क्या हो जाएगा, केंद्रीय उच्चिष्ट चौड़ाई के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की जो कोणीय दूरी होगी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। ध्यान दीजिएगा क्या कहेंगे इसमें कि केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर प्रथम निम्निष्ठों के बीच की कोणीय दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, केंद्रीय उच्चिष्ट का किसी भी ओर कोणीय फैलाव θ = λ/e है, अतः केंद्रीय उच्चिष्ट की दोनों ओर की कुल कोणीय चौड़ाई 2θ = 2λ/e होगा। ठीक, अब देखिए क्या कर रहा है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। एकल स्लिट की चौड़ाई, प्रयुक्त प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ठीक है, यह आपका हो जाएगा। एकल स्लिट द्वारा प्रकाश विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता विभाजन का वक्र देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यह आपका वक्र बनेगा। यहाँ पे आपको तीव्रता दिखाई दे रही है, यह आपका मुख्य उच्चिष्ट है, यह आपका गौड़ उच्चिष्ट और यह निम्निष्ठ आपका यहाँ पर दिखेगा। यहाँ आपको फिगर के द्वारा समझ में आएगा कि यह वक्र एक पतले रेखा छिद्र द्वारा प्राप्त विवर्तन प्रारूप का तीव्रता विभाजन वक्र है। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या है, यह वक्र एक पतले रेखा छिद्र द्वारा प्राप्त विवर्तन प्रारूप का तीव्रता विभाजन वक्र है। इसमें आपतित प्रकाश की तीव्रता का अधिकतम भाग केंद्रीय उच्चिष्ट में केंद्रित होता है और शेष तीव्रता द्वितीयक उच्चिष्टों में तेजी से घटते क्रम में पाई जाती है। उदाहरण के लिए यदि केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता I0 है तो द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रताएं I0/22, I0/61 इत्यादि होती हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 4 के अंगा की बात करेंगे। ठीक है, विभवमापी की सुग्राह्यता से आपका क्या तात्पर्य है, सुग्राह्यता का विभव प्रवणता से क्या संबंध है। एक विभवमापी के 5 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 2 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो विभवमापी की जो सुग्राह्यता है वह क्या हो जाएगी, विभवमापी के प्रयोग में जॉकी को, जॉकी मतलब जो की है जिसमें हम धारा को ऑफ या ऑन करने का प्रयास करते हैं, शून्य विक्षेप स्थिति से जोड़ा थोड़ा सा ही खिसकाने पर यदि धारामापी की सुग्राह्यता विभव प्रवणता पर निर्भर करती है तो विभव प्रवणता जितनी कम होगी विभवमापी उतना ही अधिक सुग्राही होगा। यानी कि अगर हम देखेंगे सुग्राही व विभव प्रवणता में संबंध, ठीक है, सुग्राह्यता और विभव प्रवणता में सुसंबंध है, क्या हो जाएगा, यदि विभवमापी के तार की लंबाई L तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर V है
तब विभव प्रवणता के बराबर V/L है। अतः L जितना बड़ा होगा अर्थात विभवमापी के तार की लंबाई जितनी अधिक होगी तार की विभव प्रवणता उतनी ही कम होगी। ठीक है, क्यों ऐसा देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसकी संख्या अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हमें ऑलरेडी हमेशा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इस प्रकार शून्य विक्षेप स्थिति की दूरी L बढ़ जाएगी जिसे अधिक, ठीक है, यथार्थता से नापा जा सकता है। अतः विभवमापी में बहुत लंबा तार लगाया जाता है, परंतु इस पूरे तार का व्यास सर्वत्र एक समान होना चाहिए, वरना K का मान तार पर सब जगह समान नहीं होगा। ठीक है, प्रश्नानुसार देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभवमापी की तार की लंबाई कितना दे रखा है, L बराबर 5 मीटर तथा तार के सिरों के बीच जो लगाया गया विभवांतर है V बराबर 2 वोल्ट तथा विभव प्रवणता K बराबर -ΔV/L यानी कि -2/5 बराबर 0.4 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 के क की बात करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के 2πr/r की पावर 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 के 2p/r³ कैपिटल यानी न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका सूत्र हो जाएगा, यानी कि E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग प्रूव कर लीजिए क्योंकि हमने आपको यहाँ पर सूत्र बता दिया है, तो इसको प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको नहीं मालूम है इसका प्रूफिंग तो आप पिछले साल की वीडियोस पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर सारी प्रूफिंग आपको कराई गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र N2/V - N1/U बराबर क्या हो जाएगा, N2 - N1/R स्थापित कीजिए जहां प्रतीकों का सामान्य अर्थ है। ठीक है, पुनः यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है N बराबर क्या हो जाएगा, N2/N1 हो तो उपरोक्त समीकरण निम्नवत होगा, यानी कि N/V - 1/U बराबर N - 1/R। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। 5 ग की बात करेंगे, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो बायो-सेवर्ट का नियम क्या है उसके बारे में जान लीजिए और प्रूफ आप अच्छी तरीके से, इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा चीज़। ठीक है, हम आपको समझा देते हैं अभी। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव ΔL द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र का जो मान है ΔV निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ΔV बराबर क्या हो जाएगा, μ0.4π I ΔL sin θ/r², जहां μ0.4π अनुक्रमानुपाती नियतांक है, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 5 घ की बात करेंगे। ठीक है, तो 5 का घ क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज का सिद्धांत क्या है, दिया गया परिपथ आरेख संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज प्रदर्शित करता है, आर के मान की गणना कीजिए। तो इसमें आपको आर का मान की गणना करना है, फिगर को अच्छी तरीके से ध्यान दीजिए। पहले आपको जब बताएंगे व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज क्या है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोध की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। जब व्हीटस्टोन से संतुलन की अवस्था में होगा तो P/Q बराबर R/S ये आपको निकलता है। अब जो क्वेश्चन दे रखा है ध्यान दीजिएगा, R व 15 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं, तब कुल प्रतिरोध R' के लिए ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा। ये आपको पूरा सॉल्व कर लेना, अच्छी तरीके से देख लेना, इसको सॉल्व करके स्क्रीनशॉट करके अच्छी तरीके से आंसर इसका क्या हो जाएगा 3.75। ठीक है, अंगा की बात करेंगे, चलिए उसके बारे में भी अच्छी तरीके से देख लेते हैं। फोटोडायोड की क्रिया विधि चित्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो सौर सेल की कार्यप्रणाली समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। खंड य की बात करेंगे,
तो नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत, ये आपको क्वेश्चन कर लेना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार हमने आपको करवा रखा है। फोटोडायोड की क्रियाविधि चित्र द्वारा समझाइए, ये भी क्वेश्चन। और सौर सेल की कार्य प्रणाली समझाइए तथा इसकी उपयोगिता लिखिए। खंड य की बात करेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 6 की बात करेंगे। नाभिकीय रिएक्टर का सिद्धांत क्या है, इसके मुख्य भागों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसकी सहायता से प्लूटोनियम का उत्पादन कैसे होता है। अथवा क्या लिखेंगे, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा Q का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपका दे रखा है जो समीकरण है, इसको आप लोग देख लीजिए और इसका सलूशन आपको इधर दिख जाएगा। ठीक है, ये आपको स्क्रीनशॉट कर लेना और इसके नीचे भी आपको कर लेना है। ठीक है, इसको करने के बाद आपको इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान, प्रेरण प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा। तो क्या हो जाएगा, धारिता वोल्टेज में जो कलांतर है ये आपको दे रखा है 10/5, ये कैपेसिटर है। 14/πh हेनरी है। 2000 ओम आपका ये है। समीकरण क्या दे रखा है, 282 sin 100πt। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको पूरा सोल्यूशन कर लेना है, मेरे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसका सोल्यूशन भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है यहाँ तक, और इसका भी कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे। 60 अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म की पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक √2 है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। 60 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, अपवर्तक कोण। चलिए इसको सोल्यूशन हम करते हैं, आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्रिज्म के लिए जो अपवर्तन कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तथा पीले प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक है n बराबर √2। अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में अपवर्तनांक n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन a/2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 साइन 60 अंश प्लस डेल्टा m/2 अपान साइन 60/2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 साइन 30 डिग्री। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, √2/2 √2 क्या हो जाएगा, 1/√2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2 बराबर साइन इनवर्स 1/√2 बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 प्लस डेल्टा m बराबर 90 डिग्री। अल्पतम विचलन कोण डेल्टा m बराबर 90 - 60 यानी 30 डिग्री आपका हो जाएगा। आपतन कोण आई की बात करेंगे, a प्लस डेल्टा m/2 बराबर 60 प्लस 30 अंश बराबर 2, क्योंकि a का मान 60 डेल्टा m का मान 30 हमने निकाला, बराबर 2 बराबर 45 डिग्री। अपवर्तन कोण r की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, a/2 बराबर 60/2 बराबर 30 डिग्री। निर्गत कोण बराबर आपतन कोण यानी 45 डिग्री आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए, आपको निकाल लेना है। जबकि इसकी प्लेटों के बीच जो आंशिक परावैद्युत पट्टिका रखी जाती है, तो परावैद्युत पट्टिका के स्थान पर धातु की प्लेट को रखने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके लिए फार्मूला है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, तो क्या हो जाएगा, ε0 a/d - t प्लस t/k। ठीक है, तो ये टोटल आपका मॉडल पेपर था मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।